तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको उत्तराखंड का खेल से संबंधित विविध प्रश्न करवाए थे, यानी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आपके अलग अलग क्वेश्चन। उसमें जो खिलाड़ी हैं, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इसमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अखबारों पे अपडेट आप लोग रखते रहना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कोई जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर होता है, कोई अवार्ड वगैरह मिलता है तो उससे क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है। कहीं कोई पदक वगैरह जीतता है, कोई कंपटीशन अगर वो जीतता है राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो वो चांसेज ये रहते हैं कि आपके करंट अफेयर से लिंक करके उस चीज़ को पूछा जाए। तो हमेशा याद रखना, स्पोर्ट्स प्लेयर कौन किस खेल से है, इसका करंट अफेयर से लिंक करके ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आज हम इसको आगे को देखेंगे और आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ आएगा और आप लोगों की तैयारी वगैरह अच्छी खासी अब हो चुकी होगी, अच्छी खासी तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। और वैसे भी अब तो रिवाइज का टाइम है, यानी आप लोग रिविजन कर रहे होंगे। रिवाइज करते 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 आप लोगों का अच्छा खासा मतलब एक प्रकार का कॉन्फिडेंस एग्जाम के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए, हमने जितना भी किया था आज आपको उससे आगे नेक्स्ट हेडिंग डालना है, डालिए पर्वतारोहण, ठीक है। यानी पर्वतारोहण के लिए जो यहाँ पर चीज़ें हैं, कौन सा इसमें पर्वतारोही है या क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को पर्वतारोहण डालना है हेडिंग, और पर्वतारोहण में याद रखना। अब देखिए, यहाँ पर वैसे भी क्योंकि हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, पर्वत वगैरह यहाँ पे आपको पर्याप्त मात्रा में दिख जाते हैं। तो एक प्रकार का पर्वतों पे चढ़ना एक प्रकार का एडवेंचर है, यानी एक साहसिक खेल ही मान के चलिए इसको। तो अलग अलग पर्वतों पे चढ़ने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है, चाहे कामेट हो, नंदा देवी हो, या किसी भी पर्वत की चोटी पे पहुँचना, मतलब बहुत से जो एडवेंचर्स होते हैं उनका एक सपना होता है। तो उसी क्रम में सबसे पहले ध्यान रखना, जैसे एक बार हुआ क्या था 1885 में, यानी सर्वप्रथम 1885 में सबसे पहले कामेट पे चढ़ने का प्रयास किया गया था। 1885 में क्या हुआ था, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम कामेट पर चढ़ने का प्रयास। कामेट कहाँ पड़ता है, चमोली में, ठीक है। कामेट पर्वत कहाँ पूछता है, तो चमोली, ये बताया था मैंने आपको। कामेट पर चढ़ने का क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। सर्वप्रथम कामेट पर चढ़ने का प्रयास असफल रहा। उसके बाद एक ब्रिटिश दल था, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, मैंने पढ़ाया था। 1931 के आसपास इस इलाके में पहुंचा, जिसका नेतृत्व कर रहा था फ्रैंक स्माइथ। और फ्रैंक स्माइथ जब उसका नेतृत्व कर रहा था, उसको वहाँ बहुत से हजारों प्रजातियों की फूल की प्रजातियाँ वहाँ दिखी, रंग बिरंगी प्रजातियाँ। और उसने एक बुक के माध्यम से उसको दुनिया के सामने रखा, और उस जगह का नाम था फूलों की घाटी, ठीक है। आप लोगों को बताया था मैंने, फ्रैंक स्माइथ द वैली ऑफ फ्लावर उसने बुक लिखी थी। उस द वैली ऑफ फ्लावर बुक के अंदर ही उसने सबसे पहले फूलों की घाटी को दुनिया के सामने लाया। यानी 1931 में एक ब्रिटिश दल द्वारा इस इलाके की चढ़ाई की गई। ये लिखो, एक ब्रिटिश दल द्वारा इस इलाके की चढ़ाई की गई, ठीक है। ब्रिटिश दल द्वारा इस इलाके की चढ़ाई, ब्रिटिश दल यहां पहुंचा, लिख दो या तो यहाँ पहुंचा का मतलब इस इलाके में जहां कामेट वगैरह है, ठीक है। और उसका नेतृत्व कर रहे थे फ्रैंक स्माइथ। नेतृत्व कौन कर रहा था, फ्रैंक स्माइथ, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और इसी ने एक बुक लिखी है द वैली ऑफ फ्लावर, यानी फूलों की घाटी। पुस्तक किसकी है, फ्रैंक स्माइथ की। मैंने आपको बताया था, ये याद रखना है इसको। उसके बाद इस पर चढ़ने का एक और प्रयास किया गया था, उसको सेकंड प्रयास बोला जाता है कामेट पर, 1955 में। और उसका नेतृत्व किया था नरेंद्र जुयाल द्वारा, ठीक है। 1955 में इस पर चढ़ने का पुनः प्रयास किया गया था। किस पर चढ़ने का, जो आपका कामेट पर्वत है, ठीक है। कामेट पर सेकंड विजयी जो मिली थी, उसको नरेंद्र जुयाल उसका नेतृत्व कर रहा था। तो यहाँ पे लिखो, कामेट पर सेकंड विजयी, कामेट पर सेकंड विजयी। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, नरेंद्र जुयाल। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, नरेंद्र जुयाल साहब इसका नेतृत्व करते हैं, यानी ठीक है। तो एक प्रकार का एडवेंचर आज का नहीं है, ये पर्वतारोहण बहुत पुरानी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब देखो, इसी क्रम में यहाँ पर पर्वतारोहण से संबंधित लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, लोगों को उस स्पोर्ट्स से यानी इस इवेंट से रूबरू कराने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई है, जिसका नाम है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। यानी आप लोगों ने सुना होगा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना भी बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ठीक है। ये है आपका उत्तरकाशी में, इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर
1965 में, और ये है कहाँ, उत्तरकाशी। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछा जाता है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, या द माउंटेन मतलब जो हिल है इसका जो इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग का, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है पूछता है तो उत्तरकाशी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी पूछेगा आपसे तो 1965 में 14 नवंबर, ठीक है। यानी 14 नवंबर को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्य काम क्या है, जो पर्वतारोहण से संबंधित लोगों को प्रशिक्षण करना, उसके बारे में जानकारी, उस साहसिक खेल को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, ठीक। अब देखिए इसकी एक खास विशेषता यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्था है, उसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग, आप पूरा लिखना है, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग एक संस्था है, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त ये भारत का एकमात्र संस्थान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है। यानी आप लोग लिख लीजिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र संस्थान नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग द्वारा मान्यता प्राप्त है कौन, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जो कि एकमात्र है भारत का, एकमात्र किसका, भारत का, यानी इसके अलावा कोई नहीं है। इसको आप लोग ध्यान रखना कि ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के बारे में ये है। अब देखिए कुछ यहाँ पर इससे भी संबंधित खिलाड़ी होंगे, यानी जो पर्वतारोहण करते होंगे इसके संबंध में भी, और इसमें सबसे प्रसिद्ध है लवराज सिंह धर्मसत्तू जी। उन्होंने 7 बार क्या कर दिया है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ठीक है। तो प्रमुख कौन कौन है इसमें आप लोग देखना, पहला नाम लिखो आप लवराज सिंह धर्मसत्तू, लवराज सिंह धर्मसत्तू, ठीक है। अगर आपसे इनका संबंध पूछता है तो ये क्या है, पर्वतारोही, ठीक है। इनका संबंध पूछता है तो ये क्या है, पर्वतारोही। दूसरा इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कितने बार एवरेस्ट की चढ़ाई की, इन्होंने 7 बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, 7 बार एवरेस्ट की चढ़ाई पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। और इसमें पहली बार जो पहुंचे थे 1998 में, फर्स्ट टाइम, पहली बार, जबकि अभी 2018 में ये 7वीं बार पहुंचे, ठीक है। 2018 में अंतिम बार ये कहाँ पर गए थे, ये अपने आप में मतलब माउंट एवरेस्ट में, और 23 मतलब इसकी डेट है 20 मई 2018, और इसी के लिए इनको मतलब एक पुरस्कार भी मिल चुका है, उसको बोलते हैं पद्मश्री। यानी लवराज सिंह धर्मसत्तू को 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। तो इसमें लिखो 2014 में पद्मश्री अवार्ड मिला इनको, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखना लवराज सिंह धर्मसत्तू के बारे में। एक और बहुत फेमस नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, बछेंद्री पाल, उनसे भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए इनके बारे में क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा, वो जैसे मैं तो ये पर्वतारोहण बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आप बहुत स्मार्ट तरीके से स्टडी करते होंगे, खुद ही सर्च कर लेंगे लवराज सिंह धर्मसत्तू कहाँ से संबंधित हैं, किस जिले से, किस गाँव से उनका संबंध है, बछेंद्री पाल किस जिले से संबंधित है, किस गाँव से उनका संबंध है, ये खुद इनिशिएटिव लेना पड़ता है। जब आप स्टडी करते हैं उसको कंप्लीट टच देने के लिए अपनी ओर से कुछ इनोवेशन करने होते हैं, इनोवेटिव प्रोग्राम लेके आने पड़ते हैं कि यार हाँ, अगर सर ने इतना बताया, इससे क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछ सकता है, क्या मैं इसको सर्च नहीं कर सकता हूँ। ये होता है कि स्मार्ट तरीका और एक प्रॉपर तरीके से जो स्टडी होती है वो इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा आप लोगों को लिखना है क्या, बछेंद्री पाल, यानी उनका संबंध भी किससे है, अपने आप में पर्वतारोहण से, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है, इनसे भी आएगा, लवराज सिंह धर्मसत्तू से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बछेंद्री पाल, ये भी कौन है, पर्वतारोही, इनका संबंध भी पर्वतारोहण से संबंध है, ठीक है, पर्वतारोहण से संबंधित, इसको भी आप लोग ने ध्यान रखना है। अब इसमें देखो बछेंद्री पाल ने सबसे पहले 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराया था, और ये क्वेश्चन भारत की पहली महिला थी। 23 मई 1984 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, या एवरेस्ट पर इन्हें झंडा फहराया था। ये झंडा मतलब वहाँ पहुँच गई थी, ठीक है, 23 मई 1984 को। उसके बाद इनको बहुत सारे सम्मान, अवार्ड वगैरह भी मिले हैं। जैसे उसी साल 1984 में इनको क्या मिला था,
पद्मश्री, यानी कि इनको घोषणा हुई थी पद्मश्री। 2 साल बाद 1986 में इनको अर्जुन पुरस्कार दे दिया गया, अर्जुन पुरस्कार। और अभी पिछले 2 साल पहले पद्म भूषण अवार्ड भी इनको 2019 में मिला। ठीक है, 2019 में इनको क्या दिया गया, पद्म भूषण। इसको आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है, ये बछेंद्री पाल के बारे में। और ये भारत की पहली महिला थी, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी जो यहाँ पर पहुंची थी माउंट एवरेस्ट पर झंडा, यानी प्रथम भारतीय महिला, लिख दो इसके नीचे, प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है, जो यहाँ पर पहुंची थी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंची थी। अब देखो 2 बहनों के नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, उसमें से एक का नाम है तासी, दूसरे का नाम है नुंगसी। ठीक है, तो अगला लिखो यहाँ पे, जुड़वा बहन तासी व नुंगसी का संबंध, तासी व नुंगसी का संबंध, बहनें हैं, ठीक है, तासी और नुंगसी का संबंध लिखो पर्वतारोहण से, पर्वतारोहण से संबंधित हैं। ठीक है, तासी और नुंगसी जुड़वा बहनें हैं और इन्होंने क्या किया, सन 2013 में माउंट एवरेस्ट पर फतह कर दी थी, यानी मई 2013 पे ये भी एवरेस्ट पे पहुंची थी। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये मई के महीने ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो एक आदर्श कंडीशन होती है उन पर्वतीय इलाकों में जाने के लिए जो हमारे इस भौगोलिक क्षेत्र में पड़ते हैं, यानी कहने का मतलब एशिया के इलाके, यानी एशिया में भी भारत और उसके आसपास के जो देश हैं, क्योंकि मई का महीने क्या है, यहाँ पे गर्मी का समय रहता है तो बर्फ उतनी मात्रा में नहीं मिलेगी आपको, लेकिन आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाओगे तो सोच लो क्या स्थिति होगी। तो तासी और नुंगसी जो पहुंची थी मई 2013 में एवरेस्ट पर, मई 2013 में एवरेस्ट फतह किया था इनके, देहरादून की हैं, ठीक है, दोनों बहनें, तासी और नुंगसी मलिक इनका नाम है। तो आप लोग ये मई 2013 में एवरेस्ट पे पहुंची थी और उसके बाद इन्होंने लगातार विश्व के 7 महाद्वीपों के 7 चोटियों पे भी इन्होंने चढ़ाई कर ली, यानी 7 चोटियों पे भी इन्होंने चढ़ाई कर रखी है। और साथ ही साथ साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो होता है हमारा, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, वहां भी इन लोगों ने भारत का झंडा क्या कर दिया, फहरा दिया। तो ध्यान रखना है इसको, यानी 7 चोटियों के साथ साथ उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर भी ये पहुंच चुके हैं। तो इसमें एक पॉइंट आप लोग लिख लो, मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ, देखना इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, देखिए इतना करने के बाद तो आप लोग अगला पॉइंट लिखो, 7 चोटियों के साथ साथ, विश्व की 7 चोटियों के बाद दक्षिणी ऑब्लिक उत्तरी ध्रुव पर भी इन्होंने क्या कर दिया, भारत का झंडा फहराया है, ठीक है, यानी भारत पर भी झंडा फहराया, यानी वहां ये पहुंच गई। तो दोनों बहनों का संबंध पूछता है आपसे, तो आप लोग बता देंगे पर्वतारोहण से इनका संबंध है, ठीक है। अब देखो 2-3 और आते हैं पर्वतारोहण से। एक का नाम आपने सुना होगा चंद्रप्रभा ऐतवाल, एक का नाम सुना होगा आपने हर्षवंती बिष्ट। तो दोनों का नाम किस में से जुड़ा है, पर्वतारोहण। चंद्रप्रभा ऐतवाल लिखो, चंद्रप्रभा ऐतवाल, और दूसरा लिखो हर्षवंती बिष्ट, ठीक है, हर्षवंती बिष्ट। चंद्रप्रभा ऐतवाल और हर्षवंती बिष्ट का संबंध अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों क्या है, इनका संबंध पर्वतारोहण से है। किससे, पर्वतारोही हैं ये, हमेशा याद रखना इसको। और दूसरा, चंद्रप्रभा ऐतवाल के बारे में जो फैक्ट है, इन्होंने नंदा देवी चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी ये, और इनको 2009 में तेंजिंग नोर्गे अवार्ड भी मिला था। तो चंद्रप्रभा ऐतवाल के नीचे लिखो, नंदा देवी पर्वत पर प्रथम महिला, नंदा देवी पर्वत पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, पहुंचने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। और इनको, इन चंद्रप्रभा ऐतवाल को ऐसे ऊपर लिख दिया आप लोग नीचे लिखना, सन 2009 में तेंजिंग नोर्गे अवार्ड मिला था। 2009 में क्या मिला इनको, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड, तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, चंद्रप्रभा ऐतवाल। दूसरा आता है हर्षवंती बिष्ट, इनका संबंध भी किससे है, पर्वतारोहण से है, और इनको 2017 में एक अवार्ड मिला था जिसका नाम था एडमंड हिलेरी माउंटेन लीगेसी अवार्ड। क्या लिखोगे, 2017 में एडमंड हिलेरी माउंटेन लीगेसी अवार्ड, ठीक है, इसमें लिख लो एडमंड हिलेरी माउंटेन लीगेसी अवार्ड, ठीक है, ये भी इनको मिला था। और ये एडमंड हिलेरी माउंटेनिंग या एडमंड हिलेरी माउंटेन लीगेसी अवार्ड जो मिला था इनको कब मिला था, सन 2017 में।
इनका संबंध भी किससे, पर्वतारोहण से इनका संबंध है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे आपके पर्वतारोहण से संबंधित प्रश्न या पर्वतारोहण से संबंधित फैक्ट है। इसके बाद जो अगला आता है रॉक क्लाइंबिंग, यानी आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में रॉक क्लाइंबिंग भी बहुत फेमस है। यानी रॉक क्लाइंबिंग में जैसे आपने देखा होगा ना, रस्सी वगैरह बांध के उसका एक ड्रेस कोड होता है, मतलब उसका एक पूरा किट होता है, उसके माध्यम से लोग पर्वतों में चढ़ाई करते हैं, रॉक क्लाइंब करते हैं। ठीक है, तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से, उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि ये स्थान किस चीज के लिए जाना जाता है। तो अगला आप लोग लिख लीजिए रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग। अब रॉक क्लाइंबिंग से संबंधित देखना आप लोग क्या क्या यहाँ प्रमुख स्थल हैं, रॉक क्लाइंबिंग कहाँ कहाँ होती है। एक तो चमोली में आप लोगों को देखने को मिलेगी रॉक क्लाइंबिंग, कुछ बहुत आपको टिहरी में देखने को मिलेगा, फेमस उत्तरकाशी, साथ ही साथ नैनीताल और कुछ मात्रा में देहरादून। ठीक है, इन इलाकों में नैनीताल में आप लोगों को मुक्तेश्वर, अगर आप कभी जाओगे यहाँ आपको रॉक क्लाइंबिंग का प्रसिद्ध नज़ारा देखने को मिलेगा, कहाँ, मुक्तेश्वर में। ठीक है, देहरादून का जो चक्राता वाला इलाका है, चक्राता से ऊपर का इलाका जो है, उत्तरकाशी, टेहरी और चमोली को देखिए। चमोली में दो इलाके बहुत फेमस है, एक थराली के आसपास, थराली प्लस दूसरा तपोवन के इलाके। इन इलाकों में क्या होता है, अपने आप में रॉक क्लाइंबिंग का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और जो टिहरी है, टिहरी में एक स्थान फेमस है, उसका नाम है बुरांस खंडा और कौडियाला, दोनों को याद रखना, बुरांस खंडा और कौडियाला, बुरांस खंडा प्लस कौडियाला। अब आपसे पूछेगा, अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखो मैच करने को पूछ सकता है। यहाँ आपसे कुछ स्थानों के नाम दिए होंगे, यहाँ उससे संबंधित इवेंट दिए होंगे, जैसे कभी कहीं पे नौकायन लिखा होगा, कहीं रॉक क्लाइंबिंग लिखा होगा, कहीं राफ्टिंग लिखा होगा, इस प्रकार से, और मैच करने को देखेगा। तो ये बुरांसखंडा और कौडियाला टिहरी में पड़ते हैं, यहाँ पे भी अपने आप में रॉक क्लाइंबिंग होती है। थराली, तपोवन और नैनीताल के मुक्तेश्वर, देहरादून के चक्राता के साथ साथ उत्तरकाशी का जो इलाका है, सोनगढ़ और तेखला का, उस इलाके में आपको क्या देखने को मिलेगी, रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, तो उत्तरकाशी में क्या देखने को मिलेगा, सोनगढ़ प्लस तेखला, ये था आपका रॉक क्लाइंबिंग का इलाका। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना, कहाँ कहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग होती है, कौन कौन से इलाके रॉक क्लाइंबिंग से संबंधित है। इससे आगे को देखिए क्या है। के बाद आपका अगला जो आता है वो आता है जल क्रीड़ाएं, यानी राफ्टिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने राफ्टिंग वगैरह आप लोगों ने भी की होगी। राफ्टिंग यानी इसी को बोलते हैं जल क्रीड़ाएं, यानी मतलब जल में जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, जल क्रीड़ाएं, जल क्रीड़ाएं। अब इसमें से देखना क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी कि इसमें सबसे प्रमुख स्थल कौन सा है। यहाँ पर भी सबसे प्रमुख स्थल है कौडियाला, और जो सबसे फेमस स्थल है राफ्टिंग के लिए उसका नाम है कौडियाला, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, राफ्टिंग के लिए जाना जाता है कौडियाला, और ये जो है आपका ऋषिकेश के आसपास है, यानी ऋषिकेश से जो टिहरी का इलाका मैच करता है। जैसे अभी मैंने आपको माउंटेनिंग के लिए बताया था ना, मतलब रॉक क्लाइंबिंग के लिए, उसी प्रकार से ये भी है कौडियाला। ये किस चीज के लिए जाना जाता है, कौडियाला प्रमुख स्थान है अपने आप में राफ्टिंग के लिए। ठीक है, और ये कहाँ पे पड़ता है, ऋषिकेश के पास, ऋषिकेश टिहरी वाला जो इलाका है, यानी ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे का जो इलाका है वहां पर एक कौडियाला पड़ता है। अब डिस्ट्रिक्ट तो संभवतः टिहरी का उसको टच करेगा। ठीक है, तो ये इसी को बोला जाता है एक नाम व्हाइट वंडर वाटर, यानी व्हाइट वाटर वंडर नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, व्हाइट वाटर वंडर, यानी आप लोग या तो व्हाइट वाटर वंडर यानी व्हाइट वाटर वंडर लिख लीजिए, व्हाइट वाटर वंडर नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, इसको जाना जाता है कौडियाला को। ये क्यों फेमस है, राफ्टिंग के लिए और जल क्रीड़ाओं के लिए तो बहुत फेमस है। इसी का ये ऑप्शन ही इसी के लिए आता है, कौडियाला क्यों जाना जाता है। दूसरा, टिहरी झील के आसपास जो कृत्रिम जलाशय बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा टिहरी झील के आसपास, वहां पर भी ये चीजें बहुत ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध हैं। यानी टिहरी झील के आसपास का जो इलाका है उसी के आसपास 42 स्क्वायर मीटर में जो भारत का एक आर्टिफिशियल, यानी भारत की जो कृत्रिम जलाशय बनाए गए वहां पे टिहरी झील के पास 42 स्क्वायर मीटर की जो कृत्रिम झील है, यानी आर्टिफिशियल जो झील है। ठीक है, कृत्रिम
झील, वहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं और उसको वहाँ के जो इवेंट है वो अलग अलग इवेंट वहाँ पे होते हैं। और ये जो कृत्रिम झील है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखना, ठीक है। इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल क्या है, झील है। भारत का विशालतम कृत्रिम जलाशय है, मतलब सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा बड़ों में से एक समझ कर लीजिए। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए सन 2014 में यहाँ इन जल क्रीड़ाओं का विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए अब टिहरी में एक राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो 2014 टिहरी, ये क्वेश्चन भी आता है आपका पेपर में, ठीक है। टिहरी में किस चीज़ की स्थापना की थी, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी, साहसिक खेल अकादमी की स्थापना क्या की थी, यहाँ पर की गई थी 2014 में टिहरी के आसपास, यानी टिहरी में, ठीक है। राजीव गांधी राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी की स्थापना यहाँ पर की गई थी, याद रखना। कुमाऊं के इलाके में भी राफ्टिंग वगैरह जल क्रीड़ाएं होती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी गंगा वगैरह में होती है। कुमाऊं में हल्का फुल्का आपको देखने को मिलेगा, जहाँ मैंने आपको सरयू और रामगंगा नदी बताया था, याद होगा, उसका मिलन बिंदु था एक, जो चंपावत से पहले पहले पड़ता है, वहाँ पर हल्का फुल्का ये राफ्टिंग जल क्रीड़ाएं, मतलब राफ्टिंग वगैरह देखने को मिलती है। लेकिन बेसिकली गंगा नदी में ही आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि गंगा नदी का जो फ्लो है वो इसके अनुकूल है। ऋषिकेश के आसपास का इलाका आपको इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब इससे संबंधित प्लेयर बताता हूँ, दो खिलाड़ी बहुत फेमस रहे हैं पहले, अब तो कहाँ, अब तो एज होगी उनकी, तो एक सुरेंद्र सिंह कनवासी, दूसरा सुरेंद्र सिंह वल्दिया, दोनों का संबंध नौकायन से है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुरेंद्र सिंह कनवासी, इसका नाम लिख लो दोनों का, सुरेंद्र सिंह कनवासी, सिंह कनवासी प्लस दूसरा लिखो सुरेंद्र सिंह वल्दिया, दोनों का संबंध किससे, नौकायन से, सुरेंद्र सिंह वल्दिया। अब भले ही पेपर में आए ना आए आपके दोनों क्वेश्चन, लेकिन अपने टाइम पे ये बहुत बड़े नौकायन के अंदर आते थे, और इनको सुरेंद्र सिंह वल्दिया को भी और सुरेंद्र सिंह कनवासी को दोनों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। जो सुरेंद्र सिंह वल्दिया है उनको अर्जुन पुरस्कार मिला 1997 में, तो अर्जुन पुरस्कार लिखो 1997, जबकि सुरेंद्र सिंह कनवासी को जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वो मिला था सन 2001 में। 2001 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था, सुरेंद्र सिंह कनवासी को। सुरेंद्र सिंह वल्दिया को अर्जुन पुरस्कार मिला था 1997 में। और जो ये सुरेंद्र सिंह कनवासी, इनका संबंध है चमोली जिले से, और वल्दिया वाला तो पिथौरागढ़ जिले से, चमोली से इनका संबंध है, ठीक है, सुरेंद्र सिंह कनवासी का। इसके बाद आता है लास्ट की कुछ चीजें, एक आप लोग लिख लीजिए, राज्य खेल पुरस्कारों की शुरुआत, यानी राज्य में जो खेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो कब से दिए गए, सन 2013 से दिए गए, जबकि इसको 2015 से देवभूमि खेल रत्न पुरस्कारों के नाम से संबोधित किया था, मैंने आपको बताया था। तो राज्य खेल पुरस्कार की शुरुआत देखो, राज्य खेल पुरस्कार कब से दिए जाने लगे, 2013 से इसको दिया जाने लगा। अब 2013 से दिया जाने लगा तो हमेशा याद रखना, एक लेटेस्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो सबसे लास्ट मतलब अभी अभी दिया गया होगा, और एक पहला हमेशा याद रखना। इसके अंदर 3 टाइप से अवार्ड दिए जाते हैं। एक तो राज्य खेल रत्न बोला जाता है, जिसको आप देवभूमि खेल रत्न बोला जा रहा है, खेल रत्न, ठीक है। दूसरा जो दिया जाता है वो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है खेल कोच को, द्रोणाचार्य अवार्ड। और तीसरा इसके तहत जो दिया जाता है उसको बोला जाता है लाइफ लाइन अचीवमेंट पुरस्कार, यानी लाइफ लाइन अचीवमेंट, ठीक है, लाइफ लाइन अचीवमेंट, लाइफ लाइन अचीवमेंट अवार्ड। अब देखिए 2013 का देखेंगे हम, फिर 2018 का देखेंगे, जो अभी लास्ट दिया गया था 19 के आसपास, 18 के आसपास जो भी है उसको देखेंगे। तो खेल रत्न जो पहला मिला था वो मिला था जसपाल राणा को। आप लोग सब जानते हैं जसपाल राणा कौन है, कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है। द्रोणाचार्य का जो पहला मिला था हरि सिंह थापा को मिला था। आप लोग ये भी जानते हैं इनका संबंध किससे है, हरि सिंह थापा, हरि सिंह थापा को जो है पहला क्या मिला था, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। और जो तीसरा और अंतिम है लाइफलाइन अचीवमेंट वो मिला था पद्म बहादुर मल्ल को। ये भी आप लोग जानते हैं इनका संबंध किससे है, लास्ट वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखी है। पद्म बहादुर
मल्ल को इसका क्या मिला था। ठीक है, इसके बाद 2018 में जो मिले थे वो मैं आपको करा चुका हूँ करंट अफेयर की वीडियो में। हालांकि देवभूमि खेल रत्न वाला जो पुरस्कार था सन 2018 में वो मिला था मनोज सरकार को, अगर आपको याद होगा, और जो द्रोणाचार्य मिला था वो अनूप बिष्ट को मिला था। तो 2018 इसी के नीचे लिखो मनोज सरकार। कल बताया था ना मैंने आपको मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है, मनोज सरकार। और 2018 में जो द्रोणाचार्य मिला था वो अनूप को मिला था, अनूप बिष्ट को। ठीक है, यानी ये अपने आप में एथलेटिक कोच है, यानी अनूप सिंह बिष्ट इनका नाम है, इनको मिला था, एथलेटिक कोच है ये। अब इसके बाद जो हुआ है 2018 के बाद हुआ है नहीं हुआ है, खुद आप लोग क्या करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो मनोज सरकार और अनूप बिष्ट को 2018 के मिले थे, 2013 के आपको याद रखना है। और पहली महिला जिसको खेल रत्न मिला था वो थी एकता बिष्ट। तो लिखो प्रथम महिला खेल रत्न उत्तराखंड में, खेल रत्न, इनका नाम क्या था, एकता बिष्ट। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, एकता बिष्ट, और इनका संबंध क्रिकेट से मैंने आपको कल बताया हुआ है। तो ये था आपका खेल रत्न राज्य के संबंधित। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं। एक लिखो परिमार्जन नेगी का संबंध किस खेल से है, परिमार्जन नेगी चेस से संबंधित है। ठीक है, देखो परिमार्जन नेगी का संबंध किस खेल से है, चेस से है। दूसरा एक लिखो रांची स्टेडियम कहाँ है, रांची स्टेडियम जो है अपने आप में वो कहाँ है, पौड़ी में, बहुत ज़्यादा हाइट में है, 2300 से ऊपर की हाइट में है। और इसका जो उद्घाटन किया गया था 2 जून 1975 को, हेमवती नंदन बहुगुणा जी उस टाइम पे यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो 2 जून 1975 को उन्होंने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, 2 जून 1975 को। और किसने किया था, हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने। उस टाइम वो यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। किसके द्वारा किया गया था 1975 में, हेमवती नंदन बहुगुणा द्वारा। ठीक है, यानी हेमवती नंदन बहुगुणा जी द्वारा इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था, ये भी याद रखना। और लास्ट है आपका एक आयरन वॉल ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को कहा जाता था, और उनको नेहरू जी ने क्या कहा था, आयरन वॉल ऑफ उत्तराखंड, आयरन वॉल ऑफ उत्तराखंड, ये किसको कहा जाता था, त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को, यानी त्रिलोक सिंह बसेड़ा, और उनको नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, मैं TS बसेड़ा लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना, त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को। और किसने कहा था, नेहरू जी द्वारा, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या कहा था, आयरन वॉल ऑफ उत्तराखंड कहा था। एक ये लास्ट और एक फैक्ट लिख लीजिए, हंसा मंडराल को द्रोणाचार्य अवार्ड कब मिला था, और हंसा मंडराल का संबंध, हंसा मंडराल को द्रोणाचार्य अवार्ड कब मिला था इनको, सन 2001 में इनको द्रोणाचार्य मिला था। और ये पहले एथलेटिक्स थी। ठीक है, यानी एथलीट वाली प्लेयर थी ये। उसके बाद इनको भारोत्तोलन इन्होंने किया था। तो याद रखना, दोनों ने कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन पहले एथलीट थी, बाद में उन्होंने भारोत्तोलन में उतना वो किया, कैरियर बनाया। तो हंसा मंडराल तो पहले क्या थी, एथलेटिक्स थी। ठीक है, उसके बाद भारोत्तोलन में इन्होंने, भारोत्तोलन, यानी पहले एथलीट थी, फिर उसके बाद भारोत्तोलन या भारोत्तोलन, आप लोग इसको लिख लीजिए, क्या है, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन ऐसे लिख लीजिए, तोलन। ठीक है, वेट लिफ्टिंग जिसको कहते हैं आप लोग, भारोत्तोलन। इसमें मतलब ये हंसा मंडराल का संबंध पूछता है तो भारोत्तोलन से, और एथलेटिक्स के पहले थी ये, बाद में द्रोणाचार्य इनको 2001 में दिया गया था। ठीक है, और चक दे इंडिया मूवी का नाम सुना होगा, वो किस पे बनी है पूछता है तो मीर रंजन पे। जो मैंने आपको मीर रंजन बताया था ना कल लास्ट वीडियो में, मीर रंजन कौन थे, गोलकीपर वगैरह, इनके बारे में कुछ बता रहा था मैं आपको। मीर रंजन पे ही चक दे इंडिया मूवी बनी है। तो ठीक है, चक दे इंडिया मूवी बनी है, लिखो, हॉकी से संबंधित मूवी नहीं, चक दे इंडिया किस पे बनी है, मीर रंजन पे, मीर रंजन पे चक दे इंडिया मूवी बनी है। ठीक है, ये थे आपके स्पोर्ट्स से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन जो उत्तराखंड के पेपरों के लिए आपके इंपोर्टेंट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ आया होगा। अब इसको अपडेट कैसे करना है, जैसे जैसे अखबारों में कोई सूचना आती है, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट आता है, कोई अवार्ड आता है, कोई किसी ने जीता, तो आप लोग खुद इसको कर लेंगे। और एक चीज़ याद रखना, जो शीतकालीन पहले गेम हुए थे वो औली में हुए थे, ये भी आपको याद होगा। जो शीतकालीन इवेंट हुए थे औली में सन 2011 के आसपास, वो आप लोग किताबों से देख लेना, मिल जाएगा आपको। फिर मिलता हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।